आज कृषि उपज मंडी अंजड़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मंडी का मुख्य दरवाजा बंद कर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों की मांग यही थी कि सीसीआई उनके कपास से भरे वाहनों की बोली नहीं लग रही है, जिसके चलते किसानों ने विरोध किया, जिसके चलते हंगामा बढ़ता देख शासन प्रशासन के आला अधिकारी, एसडीएम साहब, अंजड़ थाना प्रभारी एवं तहसीलदार भी कृषि उपज मंडी पहुंचे। किसानों, व्यापारियों, सीसीआई एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा के बाद फिलहाल मसला हल हुआ है और किसानों के कपास से भरे वाहनों की नीलामी शुरू हुई है। आगे किसानों की मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी किसानों एवं भारतीय किसान संघ के नेताओं द्वारा दी गई। दीपक मंडलोई, कैमरामैन महेश पाटीदार माइकल के साथ। धन्यवाद। मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। आज हम अंजड़ मंडी कृषि उपज मंडी से बोल रहे हैं। यहाँ पर किसानों को उनकी फसल का उचित दाम न मिलने पर उन्होंने जो हंगामा किया है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज उन्होंने कृषि उपज मंडी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। आइए हम बात करते हैं आसपास के कुछ किसान भाइयों से। आप कहाँ से हो? ग्राम दतवाड़ा, भगत सिंह सोलंकी किसान। क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ है, केंद्र सरकार ने कपास का भाव 3 ग्रेड में एबीसी 3 ग्रेड में तय करा है। किसानों की मांग है कि 3 ग्रेड में जो समर्थन मूल्य तय करा उसमें सीसीआई खरीदी करे, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार खरीदी नहीं हो रही उसकी, और उसमें मॉइस्चराइजर का बीच में नियम कानून लगा कि किसानों का माल नहीं खरीदा। कल 300 गाड़ियाँ आई थी, उसमें से 3 या 4 गाड़ी सिर्फ वाहन खरीदे गए, तो मतलब 1% भी माल नहीं खरीदा जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो 3 ग्रेड सरकार ने समर्थन मूल्य तय करा है उस नियम के अंतर्गत सभी किसानों का माल खरीदा जाए। तो ये थे भगत सिंह भाई। और भी किसान यहाँ सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं। बात करते हैं। आप किस गांव से, क्या नाम है? मैं ग्राम छोटा बरदा से नरेंद्र यादव हूँ। आज मंडी में देखा सीसीआई वाले मतलब मास्टर की राड लगा के न मतलब बढ़ जाते हैं, बोली पीछे लगती है, व्यापारी पीछे आता है और वो चले जाते हैं। सीसीआई वाले उनके मापदंड क्या है किसान को भी नहीं बताते कि आपकी गाड़ी का मास्टर ये है। मास्टर की तो बात ही नहीं है, अभी बिल्कुल एकदम सूखा माल आ रहा है। हमारी मांग है कि मास्टर मशीन का उपयोग न करके सभी किसानों का माल खरीदे, और जो गवर्नमेंट ने ग्रेड बनाई है एबीसी, कोई सी भी ग्रेड आप माल देखो, जो ग्रेड में है हर किसान का माल की बोली लगाए। बाकी वो बोली नहीं लगाते, सिर्फ कुछ वाहन को चुनकर बस 2-3 गाड़ी चुनकर वो वापस ऑफिस में बैठ जाते हैं। ये किस रेट में खरीद रहे हैं? यहाँ के व्यापारी आज खरगोन, बुरहानपुर, दूसरी मंडियों में देखे तो 75, 76, 77 तो बिक रहा है। आज मंडी में 6200, 6100 बस व्यापारी इस मान से खरीद रहे, और सीसीआई वाले तो साथ में रहते नहीं, खरीद ही नहीं रहे। कल 300 गाड़ी में से मात्र 3 गाड़ी खरीदी। क्या है ये? तो आगे लेकर इस की क्या भूमिका लेंगे, क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? आगे हम सब मिलके जो निर्णय लेंगे, या तो रोड जाम करेंगे, प्रशासन नहीं सुनेगा तो। किसान संघ का क्या कहना है? किसान संघ है आपके साथ यहाँ पर? किसान संघ अभी साथ में थे, बाकी उनका जो दायित्व है वो नहीं निभा रहे। कुछ अधिकारी आए, एसडीएम साहब आए, आवेदन दे देंगे। आवेदन देने से क्या मतलब है? अभी किसानों की मतलब इतनी तादाद में अभी 300 गाड़ियाँ खड़ी है, उसका क्या होगा? और भी माल है, आवेदन दे के बस मतलब कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। इसके पहले भी वही किसान संघ वाले ही बोल गए थे कि 1 महीने पहले हमने ये बात कर ली, तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया। वापस आवेदन देंगे तो क्या होगा क्या किसानों का? तो किसान संघ आवेदन देने की बात कर रहा है। आप भी किसान हो,
कितने स्तर तक आपके साथ किसान संघ है, या आपकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, या किसान संघ यहाँ पर जैसे आवेदन देने की बात कर रहा है, तो मैं किसान संघ से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी किसान हूँ। किसान ने पिछली 28 तारीख को आवेदन दिया था, तो उसका अभी तक जवाब नहीं आया। हम कैसे मान लें कि अभी अगर एसडीएम साहब को आवेदन देंगे तो इसका जवाब आएगा। और किसान की यहाँ स्थिति ऐसी है कि अगली फसल बोने के लिए उसके पास बुआई का बीज नहीं है, और वो अगर उस चीज़ का वेट करेगा तो वो माल बेच के बुआई कब करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से किसान के साथ में छलावा हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि किसान की आय दुगनी की जाए, तो दुगनी कैसे की जाए। और अगर इस मॉइस्चर में कपास बिकता है तो मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को कि किसान की आय इसमें दुगनी नहीं हो रही है। मैंने 7200 में मेरा कपास दिया है, सिंचाई के रेट में ही दिया है, लेकिन मैंने उसको सुखाया इतना, मेरा 15% मॉइस्चर बताया, और मैंने जब उसका आकलन करा तो मेरा मॉइस्चर वाला कपास 6500 में मंगा था। 6500 में मैं अगर मेरे घर से कपास दे देता तो मेरे को 11,000 का फायदा होता, न कि मैंने यहाँ 7200 में सुखा के दिया 12% मॉइस्चर में, तो मेरे को 11,000 का नुकसान हुआ। तो किसान की आय दुगनी कैसे होगी। किसान के साथ में केवल छलावा हो रहा है। केवल किसान के साथ में किसान संघ से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों के विरोध में नहीं है, कर्मचारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लेकिन गवर्नमेंट की जो एक नीति है वो अगर बोल रही है तो मैं गवर्नमेंट के जो भी एग्रीकल्चर के बैठे हुए हैं जो भी, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि 8,000 से नीचे अगर भाव रहता है तो किसान की आय दुगनी नहीं होगी। और इस निमाड़ क्षेत्र में केवल डॉलर की वजह से किसान बचा हुआ है। ये अगर कपास पे ही निर्भर रहता तो अभी अपनी आधी ज़मीनें बेच देता। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। आप किस गांव से हो? मैं ग्राम मोहीपुरा से जितेंद्र सिंह मंडलोई। क्या बोलना चाहते हो? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट चुपचाप रहो। सर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सीसीआई गवर्नमेंट की खरीदी है। सीसीआई क्या करते, काश्तकार का माल नहीं लेते और व्यापारियों को माल ले लेते और काश्तकारों को शो कर दे। एक मिनट, काश्तकारों को माल शो कर दे, व्यापारियों को माल लेते हैं और उनको जिनिंग प्रेसिंग करके बता देते ये काश्तकार माल है, व्यापारी का माल ले लेते और शो कर देते कि भाई काश्तकार का माल है। ये कैसा अन्याय सर। आप कहाँ से हो? मैं अंजर से मनोहर सिंह राजपूत हूँ। मैं मेरे पास जमीन तो नहीं है। चलो, बहुत से किसानों से बात की, इनका दुख दर्द जो चल, ये बोरला के किसान बंधु भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिकेश पाटीदार। बताएं यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ अंजड़ मंडी में सीसीआई के द्वारा जो कपास की खरीदी की जा रही है, उसमें सीसीआई के जो नियम बनाने वाले, उन्होंने ऐसे नियम बना दिए है कि मंडी में 1% भी माल सीसीआई खरीदी नहीं कर रहा, उसके पैरामीटर से माल बाहर हो रहा है। तो जिसके कारण खरीदी नहीं हो रही। जब सरकार की एजेंसी ने माल खरीदेगी तो किसान का कौन माल खरीदेगा? खरीदी का क्या पैमाना है? खरीदी का मतलब किस हिसाब से सीसीआई खरीदी करती है, उसके क्या नियम कानून है मॉइस्चराइज को लेकर, ये वो सब? सीसीआई 3 ग्रेड में माल खरीदी करती है, तो उसमें 8 से 12% मॉइस्चर का रखा है। तो 8 से 12% जो मॉइस्चर का रखा है, तो किसान कपास जो बहुत हल्का होता है, किसान उसको क्या ट्रांसपोर्टिंग के लिए उस पर दबा के एकदम लेके आता है। तो जब दबा के लेके आता है तो उसके कारण, दबने के कारण उसमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है। तो उनकी मशीन जब लगाते हैं तो मॉइस्चर के बाहर हो जाता है। जबकि किसान उसी माल को घर पे 6 महीने भी रख सकता है, वो माल ख़राब होता है, सील ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टिंग के कारण जो उसको लागत जो उसकी कम हो, उसके लिए वो दबा के लाता है। दबाने के लिए इनके पैरामीटर के बाहर हो जाता है। वो किस नियमों में बहुत इनकी जटिलता है। अभी कुछ किसान बता रहे थे कि एक ही ट्राली में 3 मॉइस्चराइज पैमाने अलग अलग निकले हैं, तो उसको सीसीआई ने खरीदने से नकारा। उसके बारे में क्या? 3 क्या सर, उसमें 5 जगह मॉइस्चर मीटर लगा ले एक ही ट्राली में, 5 जगह अलग अलग मॉइस्चर आएगा। तो मैंने उसके लिए इंदौर प्रबंधक महोदय से भी बात करी कि यदि 3 जगह 5 जगह यदि मॉइस्चर मीटर लगा रहे हैं, वो अलग आ रहा है, तो फिर क्या समझे हमें, आप ये बताइए। तो बोले कि हम तो अधिकारी महोदय, आपका जो भी हो, बोले आप लिखित में दे तो हम ऊपर भेज देंगे। जो हमको ऊपर से नियम दे उस हिसाब से हमने नीचे नियम दिए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक अभिजीत शर्मा जी से मेरी बात हुई, आज ही हुई, कि सर ये 3 जगह 4 जगह मीटर लगा रहे हो तो उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? भाई चाहे तो किसान के वाहन से माल निकाल के नीचे जो है आप उस पर ढेरी बना के जैसा भी आपको लगे 1 कुंटल 2 कुंटल निकाल लो और मॉइस्चर चेक कर लो। वाहन में लगाएंगे तो दबा के लाने के कारण वो तो कम ही आएगा, मॉइस्चर ज़्यादा आएगा मॉइस्चर उसका। तो वही अभी
एसडीएम महोदय से बात करी कि जो मॉइस्चर निकालने का सिस्टम है उसको पल्ली के ऊपर जो है ढेरी बना के सीसीआई चेक करे, 4 बार करे, 5 बार करे, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर बाहर करे ना। वो जब जैसे ही किसान अपनी ट्राली में अलग अलग दबाई करता है तो वैसे ही मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा दबा हो रहता है वहाँ ज़्यादा आता है, जहाँ पे कोई चलना रह जाता है तो वहाँ पे मॉइस्चर कम बता देता है। आप किसान संघ के किसी पद पर हो या सदस्य हो क्या? मैं भारतीय किसान संघ का जिला सहमंत्री हूँ। जी। तो अभी भारतीय किसान संघ क्या एक्शन लेगा? अभी अंदर बात चल रही है, अब वहाँ से एसडीएम महोदय ने कहा है कि मैं चर्चा करके बताता हूँ, तो उसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार होगी कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी हमने कई किसान भाइयों से बात की, व्यापारियों से बात की, अब हम बात करते हैं किसान संघ किस पद पर हैं आप? मैं भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी भगवान पटेल। तो आज यहाँ पर जो विवाद हुआ किस बात को लेकर हुआ? आज विवाद नहीं हुआ था, विरोध किया था किसान संघ के बैनर तले, किसान संघ के माध्यम से गेट बंद किया था। हमारी ये मांग थी कि जो प्रकृति ने प्रकोप किया है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, और नमी कपास की ज़्यादा आ रही है, और कपास निगम का ये है कि 12% से अधिक नमी वाला कपास नहीं लेंगे। तो हमने उस नमी के विरोध में विरोध किया था। हमारी मांग थी कि कम से कम 15 या 20% कपास नमी तक खरीदा जाए, या और जो मॉइस्चर मीटर है वो नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसमें किसान की गलती नहीं है, प्रकृति की मार है। इसके विरोध में हमने एसडीएम साहब को बुलाकर लिखित में ज्ञापन दिया, और पंजीयन में जो दुविधा आ रही थी, जिन किसानों के नाम पे ज़मीन है, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, आ नहीं सकते कार्यालय पर, वो भी हमारा एक विरोध था कि उनके जो पुत्र है, बच्चे का बच्चा है, वो भी आके पंजीयन करा सके, ऐसी सुविधा की जाए। कौन कौन बड़े आला अधिकारी आए और ये तालमेल बैठने के बाद अभी क्या हो रहा है? अभी तो समस्या तो हल नहीं हुई, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय प्रतिलिपि भेजी है, भारतीय कपास निगम भी, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राज्य स्तरीय कृषि मंत्री सबको लिखा है एसडीएम साहब के माध्यम से कि इस पे गौर किया जाए और कम से कम 20% तक का माल कपास खरीदा जाए। तो अभी क्या स्थिति है, वर्तमान क्या हुआ? वर्तमान ये हुआ कि एक इशू और सामने आया था कि जैसे मॉइस्चर मीटर लगाते हैं, अगर 12% से थोड़ा 13 या 14 भी आ जाता है तो व्यापारी क्या है कि उसका भाव ज़्यादा ही डाउन कर देते हैं, जबकि 1% अगर मॉइस्चर बढ़ता है तो उसका कम से कम 200 से 250 रुपये कम होना चाहिए, लेकिन ये 600-700 रुपये के अल्टर से खरीदते हैं। तो व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया एसडीएम साहब के द्वारा, और उनसे भी बातचीत की गई कि यार ऐसा करना ये किसानों के लिए हित में नहीं है, इस पे आप ध्यान दीजिए। आगे अगर आपकी मांगे जो प्रेषित की है आपने, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, अगर आगे चलकर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा बनाएंगे आप? आगे चलकर किसान संघ को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि शासन जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। गिरधावरी जो है अभी तक अपलोड नहीं हुई है, B1 B2 पे गिरधावरी आ नहीं रही है। किसानों के प्रति बिल्कुल शासन का रवैया लापरवाह है। अगर इन समस्याओं पे ध्यान जल्द नहीं दिया जाता तो मजबूर होकर हमको हमारे बड़े अधिकारियों से बात करके एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ये जो आजकल कंप्यूटर सिस्टम पर B1 B2 की जो प्रतिलिपि निकलती है उस पर अपलोड नहीं हुआ है, बहुत से किसानों का ये मतलब एक कहना है कि बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। शासन को सोचना चाहिए कि जो फसल अब पूरी तरह खत्म हो गई, पक के घर आ गई, निकाल के दूसरी फसल बोने को तैयार जमीन कर रहा है किसान, और उसकी गिरधावरी अभी तक नहीं चढ़ी।
तो ये मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि विभाग क्या कर, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं समझता हूँ जिला कलेक्टर जो है और जो राजस्व विभाग है, ये इनकी बहुत बड़ी लापरवाही, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बगैर पंजीयन असंभव है शायद। हाँ, उन्होंने अभी एक विकल्प दिया है कि जो किसान ऐप है उसके माध्यम से आप प्रिंट आउट निकाल के मतलब पंजीयन करवा सकते हो, लेकिन किसानों को क्या है कि इसकी कहीं और जगह भी ज़रूरत पड़ती है। और आगे किसानों से आपकी क्या अपील है? किसानों से मेरी यही अपील है कि किसान संघ अगर कभी भी किसान हित की बात रखे, मुद्दा उठाए, ज्ञापन आवेदन निवेदन करे तो किसान संघ के साथ खड़े रहे, क्योंकि भारतीय किसान संघ हमेशा किसान हित की बात करता है और किसानों के लिए तत्पर रहता है। जी धन्यवाद। तो ये थे किसान संघ अध्यक्ष जिनसे हमने बात की। धन्यवाद। किसानों का जो हंगामा हुआ, एक विरोध प्रकट किया उन लोगों ने, उसके बाद अभी अंजड़ के बड़े व्यापारी आए, कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मैं युगल किशोर पांडे, कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष अंजड़। तो अभी किसान संघ और सारे किसानों के अलावा प्रशासन शासन के साथ में क्या बातचीत हुई? इस बार अधिक पानी आने से कपास की जो वैरायटी है उसको बहुत चेंज है, उसके कारण एक ही गाड़ी में 2 से 3 तरह का कपास आता है, तो विवाद भी होते हैं। अभी जो आज जो विवाद हुआ है वो सीसीआई और किसानों के बीच का है। सीसीआई का कहना है कि जिसमें 8 से 12 मॉइस्चर होगा वही हम खरीदेंगे, जो ऊपर से उनको ऑर्डर है। अब क्योंकि 12 से ऊपर आता है वो नहीं लेते हैं, तो व्यापारी खरीदते हैं। किसान का ये कहना है कि जो सीसीआई रिजेक्ट कर देती है वो कपास व्यापारी कम में लेते हैं, जबकि ये कहना गलत है। व्यापारी तो अपने नॉर्म्स के हिसाब से ही परचेज करेगा जो उसकी रेट है, ऑक्शन में जो भी रेट आती है। अब ये मध्य जो इस बार पानी अधिक होने से ये विवाद आ रहा है, बाकी क्वालिटी इस बार डाउन है। सीसीआई वालों को चाहिए कि जो भी उनको गाड़ी लेना है अपना प्रतिनिधि आगे भेजे, और जो भी गाड़ी लेना है उसको इशारा कर दे भाई ये गाड़ी लेना है, और ऑप्शन में बराबर में साथ में चले, जिससे ऐसा लगे नहीं कि ये सीसीआई को लेना है कि नहीं, साथ में चलेंगे तो ये विवाद नहीं है। अभी किसानों के और आपके बीच में तालमेल बैठ गया है। देखिए, अंजड़ मंडी में कभी भी किसान और व्यापारी आपस में विवाद नहीं हुआ है। अगर छोटा मोटा विवाद कभी हुआ है तो आपस में बैठ के निपटा लेंगे। जिस मंडी में भी किसान और व्यापारी का विरोध होता है वो मंडी ज़्यादा दूर नहीं चलती, क्योंकि किसान का हमारे माई बाप है, हमारे अन्नदाता है, उनको हम नाराज क्यों करेंगे? हमको रोजी रोटी कौन देता है? आपको कौन देता है? तो अन्नदाता है, उसको अपन नाराज करके क्या करें और उससे झगड़ा क्यों करें? जी धन्यवाद। ये थे अंजड़ शहर के कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष, उन्होंने हमसे बात की, और आज करीब 2-3 घंटे से जो विरोध चल रहा था, अभी उनकी बातचीत से सुलह हुई है। फिर से सीसीआई कपास खरीदना शुरू किया है। व्यापारी और सीसीआई दोनों बोली लगाने पहुंच गए हैं। धन्यवाद। खरगोन में भी मशीन चल रही है और इनका क्या आदेश है, वो कह रहे कि मैं हमको ऊपर से आदेश दिला था, अपन शासन स्तर से ऊपर से इनको आदेश दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप मगर यो बताओ, इनका यो जवाब आपने यहाँ किसान संघ, मैं भी किसान संघ में हूँ, किसान में भी हूँ। यहाँ किसान संघ ने अधिकारियों से बात करना था कि हमने ज्ञापन दिया था 28 तारीख को 20% मॉइस्चर का, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो अभी आपको ज्ञापन देंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा? चलो मॉइस्चर की बात कर रहा, ये व्यापारी सूखा माल का फिर 7,000 ऊपर क्यों नहीं ले रहा? बताओ, अगर ये मॉइस्चर करके रोक ही रहा है यहाँ पर, तो वो व्यापारी क्यों नहीं ऊपर में ले रहा? इस तरह की लड़ाई केंद्र सरकार का, उनके पास गाइडलाइन है, अपन उनके अधिकारियों से कर रहे हैं। गाइडलाइन कहीं नहीं है, बाकी आज अधिकारियों से आज 12% की जगह 14% 2% नहीं मान्य करिए सीसीआई ने।
वो अपन यही तो कह रहे हैं, हम तो 20% बोल ही रहा हूँ, कर रहे हैं, किसान बात को 25% लेना चाहिए। 14% मैंने रिक्वेस्ट करी, मतलब सर आपको लेना पड़ेगा, 2% ज्यादा है। 12.5 नहीं ले रहे। देखो बना रहे साले, मतलब खाना भी खा रहे तो मस्ती से खा रहे क्या? मतलब हक भी रहोगे तो मस्ती से बात ना करिएगा। खरगोन में भी ये बात हुई है, वहाँ पर भी ऊपर नहीं ली रहा, मारो 14 निकले, मारो भी नहीं ली, रिजेक्ट कर दियो कि ये चक्कर वो को हाल का ही निकलो, किसान संघ बताओ को हाल निकलो का ही। अरे वो कब दियो तो आपने लेटर 28 तारीख का दियो, तो सोच लो आज का ही तारीख हुई, आज तक रिजल्ट आयो का ज्ञापन से कुछ नहीं होगा भैया, जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा। किसान बेवकूफ नहीं है, यो होनो तो पहला हो जाए, वहाँ अपनों को दुकान नहीं लगाना है, सीधी सी बात हो। किसान संघ ठीक है, अच्छी बात है, समर्थन में जो किसान की बात कर रहा है बस। ये कपास को कहाँ जाएगा भाई? अरे कपास अभी खाद को फिर हमारी लड़ाई तो नहीं है, कर्मचारी अधिकारी से लड़ाई है, लेकिन शासन का जो नीति और नियम है वो का सही है। आपने ज्ञापन दियो तो किसान संघ ना अपन ने समझा ज्ञापन किसान संघ हमेशा किसान के हित में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये शासन स्तर का मामला है। अपन के फोटो नहीं कहीं जानना है कि हमने ज्ञापन दिया और हम किसान के साथ में छे, हम काम होना चाहिए, धरातल पर काम होना चाहिए। आपने 28 तारीख का रिजल्ट दियो, 28 तारीख को जवाब कहीं आयो, 14 रोज का कहीं रिजल्ट आयो, कहीं जवाब दियो इन्होंने आरो बचो ज्ञापन। तो मका बताओ किसान पास इतरो ही है, अभी चना की तैयारी करे, बोनी चना और गेहूं की, तो वो करे चना कहाँ से लावेगा? अपन इनको सम्मान करते करिए, ये कर्मचारी ठीक है, लेकिन शासन की जो गाइडलाइन है वो गलत है। और नियम बनेगी तोड़ने के लिए, जब तक नियम नहीं बनेगा वो टूटा का भी नहीं, वो टूटना जरूरी है, गलत नियम है। बैठ चुके ना, वो तो जो लेना है वो ले, और कोई एक दूसरे से सेटिंग सेटिंग तो सेटिंग भाई में जब तलवार निकल जाती है तो क्या वो एक दूसरे को बख्शेंगे क्या? थोड़ी सी ये बात सौदा है उनको उड़ा देंगे किसानों की कि जैसे 12% से ऊपर गया तो ये तो लेंगे नहीं, जैसे 13-14 होता है तो डायरेक्ट किसानों से ऐसी बात है कि सीधे 1000 रुपए कम हो जाते हैं। क्वालिटी फर्क होगा, अरे तो ये नापा, मेरी बात सुनिए, आज की तारीख में हल्के से मतलब बी ग्रेड कपास 65-66 बिक रहा है, अच्छे वाला 6800, उससे अच्छा 7200 रुपए हम ले रहे हैं। लेकिन बात करते हुए आप ऐसा करना है, ऐसा एक उदाहरण मेरे को बता देना, मेरे को आप बुला लेना, मैं आ जाऊंगा वहाँ। कल ऐसा हुआ है कि जो 13% का छोड़ दिया वो 65 से 6600 बिका हुआ है। हमारी क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी भी खराब है। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद पहली देवोत्थान एकादशी के लगते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की शास्त्रीय सीमा की पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। अयोध्या के प्रमुख पर्वों में ये पंचकोसी परिक्रमा मानी जाती है। ये परिक्रमा पूरे अयोध्या की 15 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। आज से भगवान विष्णु शयन से उठेंगे और आज से ही हिंदू धर्म से में शुभ कार्य की शुरुआत होगी। परिक्रमा की व्यवस्था को देख श्रद्धालुओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की है।
शाजापुर के सोमवारिया इलाके में कंस दशमी पर कंस वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंस वध के पहले श्री कृष्ण और कंस की सेना के बीच जमकर वाग युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और कंस के सैनिक के रूप में सजे धजे कलाकारों ने एक दूसरे पर तीखे व्यंग बाण चलाए। वहीं दानवों का रूप धरे कलाकार राक्षसी अट्टहास से सभी को डराते हुए नजर आए। रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया गया। यह आयोजन सिर्फ श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में होता है। शाजापुर के लोगों ने वहीं पर यह आयोजन देखा था। इसके बाद यहां शुरुआत की गई। रात 12 बजते ही पारंपरिक वेशभूषा में श्री कृष्ण बने कलाकार द्वारा कंस के पुतले का वध करने के लिए उसे सिंहासन से नीचे गिराया गया। इसके बाद गवली समाज के लोग हंस के पुतले को लाठी डंडों से पीटते हुए जमीन पर घसीटते हुए नई सड़क इलाके की ओर ले गए। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और मथुरा की प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए कंस का वध किया था। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई और इसी की याद में यह आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत ने संबोधित किया। तुम्हें मारा जाएगा, जा जा भाग जा, मुफ्त में मारा जाएगा और रत्ती में धर के लात तो गोकुल भाग जाएगा। कि वो ऐसा एक कार्यक्रम शाजापुर में करे और वो उनकी खुद की उपस्थिति में करे तो निश्चित रूप से शाजापुर शहरवासियों को मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को आज के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। और ये परंपरा निश्चित रूप से लगातार एक छोटे से मंदिर से प्रारंभ हुई और शाजापुर के हृदय स्थली आजाद चौक तक पहुंची है। उसमें समय समय पर जिन भाइयों ने माई की वह जालिम यहाँ नहीं रह पाएगा, अब की उठ चिरा तो फिर, अब की उठ चिरा तो फिर विराम नहीं हो पाए। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का 62वां कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन शुरू हो गया है। मेले में झूले, चकरिया सहित अन्य सामानों की दुकानें सजने लगी हैं। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर सहित पूरा परिसर आकर्षक रंग बिरंगे साज सज्जा से सुसज्जित किया गया है। मेला एकादशी 12 नवंबर से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पटु उत्सव के साथ शुरू हुआ, जो 20 दिनों तक रहेगा। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवना नदी तट पर बैरिकेड एवं जालियां लगा दी गई हैं, जिससे मेला देखने आने वाले लोगों की सुरक्षा में कोई परेशानी न हो। वहीं मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालु नेमीचंद सोलंकी ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव से जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। यह विश्व में एक अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा है, जो शिवना नदी तट पर विराजमान है और कार्तिक पूर्णिमा पर भी यहाँ मेला लगता है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं कांग्रेस पार्षद शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया है कि इस बार 62वां कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगने जा रहा है। मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस बार नगर पालिका की ने दुकानदारों के लिए ट्रेड सिस्टम से दुकानें आवंटित करने से कालाबाजारी नहीं हुई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ जी का पाठोत्सव मेला कार्तिक कृष्ण पक्ष की देव प्रबोध एकादशी से प्रारंभ होता है, जो इस वर्ष भी देव प्रबोध एकादशी से प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष भक्तों में मने भर उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई आचार संहिता इस वर्ष नहीं है। इसलिए काफी दुकानदारों से लेकर के, मेला समिति से लेकर के, मंदिर से लेकर के काफी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक दर्शनार्थी बाहर से पधार सके और मेले का दर्शन करके धर्म लाभ ले सके। क्या नाम लिखते सर? मैं नेमीचंद सोलंकी, हाट पिपलिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश। भगवान पशुपतिनाथ जी के यहाँ आप दर्शन करने के लिए आए, आपको यहाँ पे कैसा लगा और कैसी क्या खास व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर आने पर पूरे शरीर में, आत्मा में तृप्त हो जाती है। भगवान पशुपतिनाथ का बहुत चमत्कार है। ये शिवना नदी के पास बना हुआ मंदिर है। अष्टमुखी हनुमान पशुपतिनाथ जी है। पूरी दुनिया में 2 ही जगह भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर है, पहला नेपाल में और दूसरा मध्य प्रदेश के मंदसौर, जो शिवना नदी के पास है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के पास अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उनकी 100% मनोकामना पूर्ण होती है।
और पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही कार्तिक मेला भी लगता है, जहाँ पे हजारों लाखों लोग आते हैं मेला देखने के लिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है, तो बहुत ही दर्शनीय स्थल है मध्य प्रदेश के अंदर। एक महाकालेश्वर उज्जैन और दूसरा पशुपतिनाथ मंदसौर, ये दोनों ही जगह भोलेनाथ की कृपा है और श्रद्धालु बड़ी आस्था लगाकर आते हैं यहाँ पर कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और वो मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम भी एक मनोकामना करके आए थे हाटीपिलिया से कि भगवान पशुपतिनाथ को अरदास लगाई थी, आवेदन दिया था कि बाबा ये हमारा काम पूर्ण होना चाहिए। तो आज हमारा एक काम पूर्ण हुआ, हम बहुत प्रसन्न हैं, मन खुश है और बिल्कुल हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी गलत जगह पर आकर बैठे हैं या खड़े हैं। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। भगवान पशुपतिनाथ पूरे भारतवर्ष की जनता की सुख शांति अमन चैन बनाए और बाबा के प्रति सभी लोगों का विश्वास अटूट रहे। नेमीचंद सोलंकी, हाटीपिलिया से, जिला देवास, मध्य प्रदेश। जी बताओ, मेले को लेकर क्या कुछ तैयारी वगैरह की जाएगी? इस बार 62वां कार्तिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है मंगलवार के दिन से 12 तारीख से। उसको लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही है। कुछ कमियां हैं, उनको 2-4 दिन में व्यवस्थित कर दी जाएगी। स्टेज का प्रोग्राम भी अब जैन मंदिर में किया जा रहा है, जो कि वाहन स्टैंड के वहाँ था, उसके ऊपर जगह परिवर्तन की गई। दूसरा, जिस तरीके से हर वर्ष कालाबाजारी को लेकर दुकानें कम रेट में लेकर ज़्यादा रेटों में बेच के दलाल लोग जिस तरीके से लाखों रुपए का नगर पालिका को चूना लगा देते थे, इस बार इससे अंकुश पाने में नगर पालिका कई हद तक कामयाबी हासिल की है। इस बार समिति जो बनी है, समिति के हमारे सभापति और माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जिस तरीके से 2 महीने 3 महीने से हमने जिस तरीके तैयारी की और टेंडर सिस्टम में दुकानें डाली है, उससे आप देखिए जिस नगर पालिका का बजट 45 लाख था, 45 लाख का बजट में 1 करोड़ का बजट है और 45 लाख रुपए की आय होती थी। इस बार 2 करोड़ की आय है और 1 करोड़ का खर्चा होगा, मतलब फायदे की ओर नगर मेला जाएगा। और इसका जो राजस्व मिल रहा है इस बार, तो इतिहास में पहली बार इस पशुपतिनाथ मेले में पहली बार ऐसा होगा कि नगर पालिका यहाँ से कुछ लेके जाएगी। नहीं तो हर बार नगर पालिका अपना खजाना यहाँ खाली करके जाती है, लोगों को मनोरंजन करने के चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया से की है, उससे व्यापारी काफी खुश है और व्यापारी में भी हर्ष है और किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ कि दुकानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो लगते थे, उसमें पारदर्शिता से जो कार्य हुआ, उससे बहुत लोगों में खुशी है। मेला मंगलवार 12 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। जो 20 दिन का मेला रहेगा, उसके लिए एक पाठ उत्सव का कार्यक्रम और जो हमारे जनप्रतिनिधि आके और मेले का शुभारंभ करेंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। शैलेंद्र गोस्वामी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 26। शहर के समीप राव नगर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश पटेल द्वारा दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। नगर परिषद के चुनाव के बाद ऐसा संभवतः पहला दृश्य देखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, जिसमें नेताओं ने दीपावली मिलन समारोह के नाम पर नगर परिषद राव के कामकाज पर सवालिया निशान लगाया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हुए नेताओं ने अगली बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेश पटेल ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं से साथ देने का अनुरोध किया है और साथ ही यह भी स्वीकार किया कि हम पिछले करीब 6 माह किसी न किसी वजह से निष्क्रिय रहे। नगर की समस्याओं और नगर परिषद की बिगड़ी हुई कार्य प्रणाली पर कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर सके, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को नगर परिषद राव की कमजोरी और नाकामियों को उजागर करने के लिए तथा जनता के बीच जाकर समस्याएं एकत्रित कर जन आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश पंजाबी, पूर्व अध्यक्ष माखन चौधरी, पूर्व पार्षद हेमंत सोलंकी, अनिल यादव आदि ने भी आक्रोश जताते हुए नगर परिषद राव के कार्य करने के तरीके पर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, उसका मतलब मजबूत करना होगा। इसके साथ ही जूनियर कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मार्गदर्शन लेना होगा। कार्यक्रम के बाद जमकर आतिशबाजी की जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और राव विधानसभा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र गट्टू चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। कार्यक्रम में बद्रीलाल सूले, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उमेश वर्मा, पाटीदार वरिष्ठ नेता राजेश यादव, कांग्रेस पार्षद संतोष
चौहान आदि लोग मौजूद थे। सभी ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिवंगत मनोज सूले की पार्टी के प्रति निष्ठा को याद कर उन्हें मौन रहकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम के बाद सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज गाँव नगर पंचायत के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता को हमारे नगर अध्यक्ष राजेश पटेल जी की पहल पर दीपावली मिलन समारोह जो रखा, उसमें हम सबको मिलने का एक सुनहरा अवसर मिला और किस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम सबको जो सभी वर्ग को हम कैसे जोड़ें और बूथ वाइज हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो इसलिए हमने प्रत्येक बूथ के जो हमारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको बुलाकर आज यहाँ पर हमने जो हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सबके नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे 9 विधानसभा को गौरवान्वित करने वाले, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली है, उनको जिम्मेदारी मिली है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जो 9 विधानसभा है उसको हम सब मिलकर मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें। ये केवल राजेश पटेल जी अकेले और मंच पर बैठे सभी नेता नहीं कर सकते। हम सबका कर्तव्य है कि किस प्रकार हम कांग्रेस पार्टी में जो छोटे लोग हैं, हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, उन सबको एक सम्मान देकर और बड़ों को सम्मान देकर, जिनके पास एक अनुभव, लंबा अनुभव है, उनको साथ में रखते हुए इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को रेस कोर्स रोड की मंगलम विलास मल्टी में शादी समारोह के दौरान 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा 3 लोगों से चाकू की नोक पर 3 सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट लूट कर हुए फरार। जहां पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि पूर्व में आरोपियों द्वारा इंदौर शहर के 5 थाना क्षेत्र में भी लूट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। आशंका है कि ये ईरानी गैंग या तमिलनाडु गैंग द्वारा शहर में लूट की जा रही है। पुलिस द्वारा क्रिमिनल एल्बम्स से भी मिलान किया जा रहा है, जिससे आरोपियों को पकड़ा जा सके। अरे गई है तो वो चाकू इतना बड़ा था, चाकू की नाक से उसमें कट करके चाकू से निकाल, चाकू लगा के और चाकू ना अपन सरेंडर हो गए ना सर। अब चाकू है, चाकू मार देगा क्या जान से कीमती, मतलब इतना बड़ा चाकू था, इतना बड़ा चाकू था, मतलब कि अपन क्या कर सकते थे, हमने हाथ पीछे कर लिया और गर्दन सीधी कर ली, उसने कट करा, ले लिया। बोला आप कहीं भी चिल्लाओगे तो मैं 2 दिन बाद 4 दिन में जब भी आऊँगा आपको निपटा जाऊँगा। ये भी बोल दिया? हाँ बिल्कुल, कि जो भी आप हमने कुछ भी करा तो अब FIR भी नहीं कर सकते। और पिस्टल भी थी क्या? वो नहीं थी मेरे पास, तो चाकू से मेरे को करा, चाकू से करा। 5 मिनट में तो निकल गए, 5 में 8 बजे 5 साल में तो साइलेंटली निकल गए। सुबह का टाइम था, 8 बजे का आसपास। अब ये तो बहुत सनसनी का मामला है यार। अब क्या करें, रहवासी हैं, हर आदमी है, अगर कॉमन रोड पे सब्जी वाले भी आते हैं, सब रोड पे घूमते रहते हैं यहाँ पे। वो अंदर गया एरिया में हो जाना ऐसा मतलब बहुत बड़ी बात है। जिनके घर में शादी वो इतना भयंकर डरा है कि अपन क्या बोले। शादी है उनके यहाँ पे हुई है ये वारदात, जिनके घर में प्रोग्राम है वो भी साथ में थे ना, उन्हीं क्या शादी नहीं है, काम कर रही सामाजिक कार्यक्रम में डाल। अच्छा सर, तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम सामने आया था। पूरे ही मामले में आरोपियों की किस तरह से तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इनाम भी किया हुआ है। देखिए, तुकोगंज में एक लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें 2 बाइक पर सवार युवकों ने लोगों को चाकू दिखाकर उनसे लूट कारित की है। ये जो पल्सर है जिस पे ये आए थे, ये भी चोरी का है। छोटी गोल टोली से इन्होंने इसको चोरी किया है। ये ऑटो से आते हुए नजर आए हैं। बैक ट्रैकिंग हमारी टीम कर रही है।
इनको पहचानने के लिए भी लगातार टीम हमारी जो है वो सक्रिय है। मेरी तरफ से इनको पकड़ने के लिए 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस विजयनगर की जो लूट की भी घटना हुई है उससे भी हम इसको जोड़ रहे हैं। संभावना इस बात की है कि ये दोनों घटना एक ही गैंग द्वारा घटित की गई है। जल्द ही बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करके इनको हम अरेस्ट करेंगे और संभवतः और भी मामलों का खुलासा होगा। सर, बैक टू बैक इस तरह से इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो और भी वारदातों को अंजाम देना सामने आया है? कुछ जगह इन्होंने अटेम्प्ट किए लेकिन लोगों से कुछ मिला नहीं इनको। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं इंदौर में और हम लोगों ने गोवा से और उत्तराखंड से आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में भी हमारी जो टीम है वो लग गई है। बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। तो जो ये गैंग है ये कहाँ की है? ये अभी पहचान नहीं हुई है। संभावना कुछ लोग ईरानी गैंग कह रहे हैं, कुछ लोग तमिलनाडु की एक गैंग चलती है उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जब तक कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जो हमारे क्रिमिनल्स के एल्बम्स होते हैं उनसे भी हम मैच करवा रहे हैं, फरियादियों से भी उसको दिखवा रहे हैं। और पुरानी जो घटना 2021 में इसी पैटर्न की एक घटना हमारे इंदौर शहर में हुई थी, उसके भी आरोपियों से हम इसको मैच करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। विधानसभा क्षेत्र सुमावली के कुछ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर विद्युत विभाग के खिलाफ जताया विरोध। आज विधानसभा क्षेत्र सुमावली मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर कुछ ग्रामीणों ने लडवाई का पूरा फाटक पर इकट्ठा होकर विद्युत विभाग व कर्मचारियों के खिलाफ किया विरोध। गांव राजघाट का पूरा हथरिया नूरपुर के ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर विद्युत केबल खराब होने के कारण कुछ गांवों में विद्युत व्यवस्था बंद पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम 6 महीने से आवेदन देते देते परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम सब ग्रामीणों को इकट्ठा होना पड़ा और आज मौके पर जेई दिनेश चंद्र गुप्ता एवं डीजीएम भोपाल शरण मौके पर आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या का जल्द ही निराकरण करेंगे और यह काम रेलवे के अंडर में आता है। हम उनसे परमिशन लेंगे तब यह काम हो पाएगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रामकृष्ण यादव। कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम नूरपुर। क्या समस्या आपकी जो आप इतने लोग इकट्ठे हुए? हमारी लाइट की समस्या है। हमारी केबल बदलवानी, केबल कैसे भी केबल बदलवानी है। बदलवानी है? यहीं पर गाड़ियाँ वहाँ पर ही। ये कौन सा स्थान है? कौन सी? ये स्थान है फाटक, लड़ाई पर फाटक पीपे पे। पीटर कौन सा लगता है? पीटर सुमावली। तो आपने आवेदन वगैरह दिया? अरे 6 महीने से परेशान, आवेदन भरी 6 महीने से छुट्टियां बना रहे हैं। कराना है। कौन बना रहे पागल? गुप्ता जी। अच्छा, यही कहाँ पर आवेदन दिया आपने? गुप्ता जी से कम से कम 6 महीने से छुट्टियां बना रहे। 6 महीने से बोल रहे हैं आज बदल जाए, कल बदल जाए, आज तक केबल नहीं बदल पा रही है। अपने को तो केबल बदलवानी है। बस केबल की समस्या है और भी आपकी सबसे बड़ी समस्या केबल की है। तब लाल इस लाइन से कितने काम जुड़े हुए हैं? 4-5 गाँव है। कौन-कौन से गाँव? नूरपुर, अतरिया, राजघाटोपुरा, 2 मजरा है, हवेली का पुरा, 2 मजरा है। मतलब इधर साइड की जो विद्युत आपूर्ति है बिल्कुल ठप पड़ी है। बिल्कुल ठप ही है वो। कितने दिनों से? 6 महीने से। 6 महीने। 24 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा मिलेगी बिल्कुल न मिलती। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि आपको 6 महीने से आवेदन लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन ये समस्या कोई निदान नहीं हुआ। इसकी जानकारी हम समय समय पर रेलवे विभाग को दी जा रही है। उनके द्वारा ही कार्य किया गया है। 5% सुप्रीम में कार्य किया गया है, उनके द्वारा केबल बदल दी जाएगी और इसके लिए परमिशन देंगे शर्मा जी को। आश्वासन देते रहे मुझे कि मैं 15 दिन बाद बदल दूंगा, 10 दिन बाद बदल दूंगा, आश्वासन दे। हालांकि ग्रामीण द्वारा भी बात की गई है, इनके द्वारा भी, तो उनको भी आश्वासन दिया। सर, आप किस पद पर? मैं डीजीएम के पद पर हूँ। डीजीएम मुरैना? हाँ सर, यहाँ पे जो कुछ लोगों की समस्या है विद्युत के संबंध में, क्या समस्या है? समस्या शनिवार के उन लोग जब मुझे जानकारी दी है कि मेरा एग्रीकल्चर में जो है पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं मिल रहा है, मेरा यहाँ रेलवे का केबल बरस्ट है। तो मैं इनको खुद आया देखने के लिए, तो मैं देखा कि यहाँ केबल इनका बरस्ट है। तो कल मॉर्निंग में इस केबल को चेक करवाएंगे और सही करवाएंगे, और यदि केबल बदलना पड़ेगा तो रेलवे वाले से बात करके केबल भी बदल देंगे, क्योंकि केबल बदलने में रेलवे वाले की ज़रूरत होती है, उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है, वो उसमें टाइम लगता है। वो उसके साथ मीटिंग लिए हैं, वो रेलवे वाले से बात हुई है कि सब मीटिंग में रख लूँगा, कल हो सकता है मीटिंग लगे। अपने जीएम साहब को नॉलेज में डाला हूँ और इनका अल्टरनेट व्यवस्था जो है महीना बस सब स्टेशन वहाँ से किए, तो उसमें तार टूटने की समस्या बता रहे हैं, तो उसको भी देख करके मैं अभी उसको रिजॉल्व कर दूँगा। ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने से हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि आवेदन भी दे चुके हैं। 6 महीना से तो मुझे जानकारी नहीं है। शनिवार को मुझे जानकारी दिए थे, मैं आया था देखने के लिए कि क्या दिक्कत है। थैंक यू।
एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे बदनावर। विधायक कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया जीतू पटवारी का स्वागत। जीतू पटवारी के बदनावर आगमन से कार्यकर्ता में हुआ ऊर्जा का संचार। आगामी रणनीति को लेकर जीतू पटवारी ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी बृहद प्रोग्राम बना रही है। ग्राम पंचायत में पहुंचकर ग्राम पंचायत अध्यक्षों का चयन किया जाएगा जो पार्टी को मजबूत करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम एवं विधायक प्रताप ग्रेवाल भी रहे मौजूद। थोड़े डिले हो गई, लेट हो गया पर बदनावर आकर रात रुककर सब कार्यकर्ताओं को मिला। हर विधानसभा में जाकर रात एक चश्मा लगेगा, जरा शांत रहोगे क्या? अरे बैठ जाओ रे यार। सब भाइयों से अनुरोध है कि बदनावर आके और जो पार्टी में एक तरह से कमजोरी है निचले स्तर पर, उसको और ताकत कैसे मिले, जो बीजेपी के केडर से हम लड़ने के लिए अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें और अल्टीमेटली जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करें। तो मैं आप सबसे पंचायत पार्टी का, जिसमें सारी विधानसभाओं में प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता जाएंगे, बहुत जल्दी, और एक पार्टी का कार्यक्रम बनना है ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना और पूरी कमेटी बनाना। ऐसे वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बनाना और पूरी कमेटी बनाना। निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया को चालू करना, ये पार्टी का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चालू हो रहा है। इसके अंतर्गत विधानसभा हर विधानसभा में लगभग 5 महीने तक सब नेताओं को रोड पे रहना है, नेता कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है। तो इस संदर्भ में मैं भी लगभग 100% विधानसभा में रहा हूँ। 230 दिन पूरा 1 साल तक पूरे प्रदेश के दौरे पर। तो मेरा आपका निर्देश क्या है, हम अपने हाथ पे ठीक करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी में अनुशासन लाएं, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो।